नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है और मैं हाजिर हूं एक बार फिर से अपनी वीकेंड स्पेशल स्टोरी के साथ या एपिसोड जो भी आप कहें, फॉलो अप के साथ। फॉलो अप जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं, हम इस प्रोग्राम में उस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस का फॉलो अप करते हैं, यानी उसके अप टू डेट इंफॉर्मेशन के साथ आप सबके सामने हाजिर होते हैं। जिन केसेस को किसी वक्त में लोगों ने बहुत शिद्दत से देखा, उसके बारे में सुना समझा, लेकिन वक्त के साथ जो है वो मामले थोड़े मध्यम पड़ गए या भुला दिए गए। हालांकि पुलिस अपना काम करती है, इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है, कोर्ट में मामले की सुनवाई भी चलती रहती है, लेकिन मीडिया जो है रिपोर्टिंग करना थोड़ा कम कर देता है। और ये टू वे मैटर है, क्योंकि अगर मीडिया कम करता है तो सच्चाई ये भी है कि जो दर्शक हैं और पाठक हैं उनकी दिलचस्पी भी वक्त के साथ इस तरह के मामलों में थोड़ी कम होने लगती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल दिल में रह जाते हैं और लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि काश कोई फलां खबर के बारे में या अमुक घटना के बारे में हमें इस वक्त लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देता कि उस मामले में चल क्या रहा है। तो कुछ इसी कॉन्सेप्ट के साथ फॉलोअप में हम फिर आपके सामने हाजिर हैं और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के देहरादून के अंकिता भंडारी मर्डर केस की। अंकिता भंडारी मर्डर केस जो है, आपको पता है, इसका ताल्लुक हरिद्वार से है बेसिकली। और ये घटना, अंकिता भंडारी की जो हत्या हुई थी वो 18 सितंबर 2022 को की गई थी। एक लड़की जिसकी उम्र 19 साल की थी, वो एक किसी भी दूसरे नौजवान लड़की की तरह बहुत सारे उम्मीद, बहुत सारे अरमान उसके मन में थे। वो जीवन में कुछ करना चाहती थी। रूरल एरिया से आती थी, ग्रामीण इलाके से, और वहाँ से उसने नौकरी के लिए जो है कोशिश की और उसे नौकरी मिली एक रिसोर्ट में, जिसे वनंतरा रिसोर्ट के नाम से लोग जानते हैं। और ये वनंतरा रिसोर्ट जो है वो पौड़ी गढ़वाल इलाके में यमकेश्वर नाम की जगह पर मौजूद है। इसी वनंतरा रिसोर्ट में अंकिता को नौकरी मिली थी और बमुश्किल 15 रोज पहले उसने वहां काम शुरू किया था। लेकिन उसकी रहस्यमयी तरीके से और बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। पहले तो उसकी हत्या के बारे में पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन जब तफ्तीश हुई, लड़की की गुमशुदगी को लेकर शोर मचा, तो फिर इस मामले का खुलासा हुआ। क्या था ये मामला, इसके बारे में भी एक बार आपको एक रिकैप देने की कोशिश जरूर करेंगे, ताकि वो लोग जो अंकिता भंडारी मर्डर केस को पूरी तरह से नहीं जानते हैं, या फिर मान लीजिए कुछ दर्शकों ने उसे टुकड़ों में या कुछ कुछ हिस्सों में सुना है, तो उनको एक होलिस्टिक या कॉम्प्रहेंसिव इंफॉर्मेशन, जिसे कहते हैं कि समग्र जानकारी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन उन्हें इस केस की मिल पाए, इसकी हम कोशिश करेंगे। साथ ही आज के इस एपिसोड में आपको हम ये भी बताएंगे कि ये केस इस वक्त किस मुकाम पर खड़ा है और क्या क्या प्रगति रोज ब रोज इस केस में हो रही है। तो कुछ पॉइंटर मैं नोट करके ले आया हूं। सबसे पहले मैं वो पॉइंटर्स आपको बताता हूं और फिर उन पॉइंटर को एलेबोरेट करके आपको सारी बातें तफसील से बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस मामले में 3 लोग गिरफ्तार हैं अंकिता भंडारी के कत्ल के मामले में। इसमें जो मेन आरोपी है उसका नाम है पुलकित आर्य। पुलकित आर्य उत्तराखंड के ही एक कद्दावर बीजेपी लीडर का बेटा है। बहुत ही बददिमाग और बिगड़ैल औलाद के तौर पर पुलकित को अब जाना जाता है, खासकर तब जब कत्ल के मामले में वो प्राइम एक्यूज्ड के तौर पर सामने आया है। और साथ ही उसके 2 कर्मचारी इस मामले में सह आरोपी यानी को एक्यूज्ड हैं, जिनका नाम है अंकित और सौरभ। ये तीनों लोग फिलहाल जेल में हैं, पुलिस की गिरफ्त में थे, अब जुडिशियल कस्टडी में है। और इन लोगों ने, पुलकित ने खासकर, पिछले दिनों अपनी बेल एप्लीकेशन मूव की थी लोअर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, और उस बेल एप्लीकेशन को फिलहाल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। ये एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या जानकारी है आपके लिए। दूसरा ये कि जो पुलिस है, इस मामले की जांच करने वाली एसआईटी है, वो कुछ इस मामले से जुड़े इंफॉर्मेशन की और तह तक जाने के लिए इन तीनों आरोपियों का और खासकर पुलकित आर्य का नार्को एनालिसिस टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाना चाहती थी। और इसके लिए पुलकित और बाकी आरोपियों ने पहले तो हामी भी भर दी थी, लेकिन वो फिर चले गए हाईकोर्ट और हाईकोर्ट ने फिलहाल उनके नार्को एनालिसिस टेस्ट पर रोक लगा दी है। क्या है ये पूरा मामला, कैसे रोक लगा, क्या वजह बताई गई, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। साथ ही मैं आपको एक और जानकारी दूं कि जो पुलिस है उत्तराखंड की, वो पुलकित आर्य की तमाम करोड़ों की संपत्ति जो है वो कुर्क करने की तैयारी में लगी हुई है। कुर्की जब्ती का कार्रवाई पुलिस करेगी, क्योंकि इन आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धाराओं के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। और
इस मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया है, जिनका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। क्या है वो सवाल जिन पर रहस्य की मोटी चादर पड़ी है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले अंकिता भंडारी मर्डर केस के बारे में जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं, जान लेते हैं। 19 साल की अंकिता भंडारी की मौत जो है वो चीला शक्ति कैनाल में धकेल दिए जाने की वजह से हुई थी और 18 सितंबर 2022 को पुलकित आर्य ने अपने दो सहयोगियों अंकित और सौरभ के साथ मिलकर कथित तौर पर इस लड़की को चीला शक्ति कैनाल में धकेल दिया था और अंकिता की लाश इसके कुछ रोज बाद 24 सितंबर 2022 यानी 24 सितंबर 2022 को रिकवर की गई उसी चीला शक्ति कैनाल से। हुआ कुछ यूं, मोटे तौर पर जो कहानी सामने आई उसमें यह बताया गया कि अंकिता भंडारी को पुलकित आर्य इस बात के लिए इंसिस्ट कर रहा था कि वो होटल में आने वाले कुछ वीआईपी गेस्ट्स को स्पेशल सर्विस दे। स्पेशल सर्विस का मतलब अगर मैं आपको खुलकर बताऊं तो वो ये कि उसको प्रोस्टिट्यूशन के लिए मजबूर किया जा रहा था और उससे सेक्सुअल फेवर मांगे जा रहे थे कुछ वीवीआईपी या वीआईपी गेस्ट्स के लिए। लेकिन अंकिता जो है बहुत ही खुददार और एक ज़मीर वाली लड़की थी, वो इस चीज़ के लिए कतई तैयार नहीं थी और इस बात को लेकर वो घुटने नहीं टेकना चाहती थी, वो सरेंडर नहीं करना चाहती थी। और इसीलिए पुलकित के साथ और होटल के जो दूसरे कर्मचारी हैं अंकिता पर अलग अलग तरीकों से दबाव बना रहे थे। उनके साथ अंकिता की लगातार कहासुनी, लड़ाई झगड़े ये सब चल रहे थे। अंकिता का एक फेसबुक फ्रेंड है जिसके साथ वो काफ़ी क्लोज थी और अपनी बातें उससे शेयर किया करती थी। उस फ्रेंड को, जिसका नाम पुष्प है, वो जम्मू कश्मीर में वो किसी दूसरे राज्य में काम करता है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बीच में, लेकिन खैर अब वो जो है पुष्प को ये सारी बातें बताया करती थी। लेकिन इस बीच हुआ ये कि 18 सितंबर को पुलकित आर्य ने अपने दो और साथियों के साथ मिलकर अंकिता को घूमने जाने के लिए इंसिस्ट किया और ये कहा कि तुम्हारा मूड ऑफ है, तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा है, तो चलो तुम्हें घुमा कर ले आते हैं। और इसके बाद ये लोग वनंतरा रिसोर्ट से निकले और रिसोर्ट से निकलने के बाद हरिद्वार के करीब ये पहुंचे चीला शक्ति कैनाल में और वहां पर पुलकित आर्य के साथ अंकिता की कथित तौर पर इन्हीं सारे मसलों को लेकर फिर से कहासुनी हुई। और उस कहासुनी के बाद अंकिता ने पुलकित का फ़ोन, जो इन्वेस्टिगेशन में जो बातें सामने आई है उसके मुताबिक अंकिता ने पुलकित का फ़ोन छीनकर उसी कैनाल में फेंक दिया। और इसके बाद गुस्से में, लड़ाई झगड़ा तो खैर पहले से ही चल रहा था, पुलकित ने अंकिता को भी उसी कैनाल के गहरे पानी में धक्का दे दिया। और इसके बाद ये तीनों लड़के, मतलब पुलकित और साथ में जो दो लोग हैं अंकित और सौरभ, ये तीनों वहाँ से वापस चले आए। वापस ये अपने रिसोर्ट में पहुंचे और रिसोर्ट में पहुंचने के बाद इन्होंने पूरा खाका तैयार किया कि दुनिया को ये बताएंगे कि अंकिता अपने कमरे से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है और किसी को ये नहीं बताएंगे कि उनको हम लोग लेकर गए थे हरिद्वार के पास चीला शक्ति कैनाल में, जहां पर हमने उसको धक्का देकर उसकी जान ले ली है। तो इन तीनों ने मिलकर ये पूरी साजिश रची और रचने के बाद पूरी दुनिया को बताते रहे कि अंकिता कहीं चली गई, गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई, हम ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही है। यहां तक कि थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाने का पूरा ड्रामा भी किया। लेकिन कस्टोडियन अंकिता का तो आखिरकार यही लोग थे। अंकिता उन्हीं के पास काम करती थी, उन्हीं के वनंतरा रिसोर्ट में रहती थी, तो जवाबदारी तो इनकी बनती थी। इसके बाद जब अंकिता रहस्यमयी तरीके से गायब हुई और उसके दोस्त ने जब शोर मचाना शुरू किया, पुलिस से लेकर अंकिता के घर वालों तक को उसने कांटेक्ट किया, तब जाकर इस मामले ने तूल पकड़ा और इस मामले में पुलिस की एंट्री हुई। उसके बाद जब पुलिस ने जांच की तो एक एक कर सारे सबूत जो है सामने आते गए। ये पता चला, सीसीटीवी फुटेज में ये तस्वीरें कैद हुई थी कि अंकिता को लेकर पुलकित आर्य और बाकी दो लोग हरिद्वार के पास उसी चीला शक्ति कैनाल के नज़दीक से गुजर रहे हैं। जाते हुए वो चार लोग दिख रहे थे जो दो टू व्हीलर्स में थे और आते हुए वो तीन ही लोग दिखाई दिए, यानी अंकिता दिखाई नहीं दे रही थी। तो ये बात ये साबित करने के लिए काफ़ी थी कि इन लोगों ने मिलकर अंकिता के साथ जो भी बुरा किया है वो उस कैनाल के इर्द गिर्द कहीं किया है। बाद में जब तलाशी अभियान चलाया गया तो जैसा कि मैंने आपको बताया 24 सितंबर को 2022 को अंकिता की डेड बॉडी वहां से बरामद हो गई थी। इस मामले में 20 दिसंबर को उत्तराखंड पुलिस ने तकरीबन 3 महीने की जांच करने के बाद कोटद्वार कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। ये चार्जशीट 500 पन्नों की है। इसमें 100 गवाह हैं और 30 अलग अलग एविडेंस, पीस ऑफ एविडेंस
पुलिस की एसआईटी ने कलेक्ट किए हैं, जिनका जिक्र इस चार्जशीट में किया गया है। और इस एविडेंस में सीसीटीवी फुटेज से लेकर मोबाइल फ़ोन की लोकेशन, अलग अलग बातों को लेकर इनका झूठ बोलना, अंकिता का साथ में जाना, नहीं लौटना, बाद में डेड बॉडी वहाँ से रिकवर होना, ये बहुत सारी चीज़ें एविडेंस के तौर पर चार्जशीट में उनका जिक्र किया गया है, उनको मेंशन किया गया है। और साथ ही इस मामले में आईपीसी की धारा 302 यानी कत्ल का मामला दर्ज तो किया ही गया है, आपको पता है, उसके तहत चार्जशीट हुई है। साथ ही चार्जशीट हुई है 201 यानी सबूत मिटाना, 120B यानी एक राय होकर किसी अपराध को अंजाम देना, अपराध कारित करना, 345A इसे सेक्सुअल हैरेसमेंट कहते हैं, और साथ ही इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा इन लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने जो गिरफ्तार किया है, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया है, और वो अपने आप में एक संगीन धारा है कानून की, जिसके तहत बहुत सख्त कार्रवाई होती है। आपको पता है कि जब अंकिता की लाश मिली थी तो पूरे उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में बड़ा शोर मचा था, बहुत बवाल हुआ था, क्योंकि एक लड़की जो बेगुनाह मासूम थी और जो अपने उसूलों से समझौता नहीं करना चाहती थी, उस लड़की का कत्ल कुछ लोगों ने बहुत ही बर्बरतापूर्ण तरीके से कर दिया था। यही वजह है कि जब ये लोग गिरफ्तार किए गए तो गुस्साए लोगों की भीड़ ने पुलिस कस्टडी में इन लोगों की तगड़ी पिटाई की थी और इनको बुरी तरह से जख्मी भी कर दिया था, कपड़े तक फाड़ दिए थे। वो तस्वीरें, वो फुटेज आप लोगों के दिमाग में अभी भी ताज़ा होगी। तो मैंने आपको घटना के बारे में बता दिया, मैंने आपको यह भी बता दिया कि एसआईटी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है, और मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि इस पूरे मामले में पुलिस अब क्या तैयारी कर रही है। बेसिकली जो पौड़ी गढ़वाल की पुलिस है वो अब इस मामले में पुलकित आर्य की संपत्ति की कुर्की जब्ती करने जा रही है, और ये कुर्की जब्ती इसलिए करने जा रही है क्योंकि इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, और पुलिस ने अपनी तफ्तीश में ये पाया है कि ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट की तरह काम करके पुलकित आर्य ने गलत तरीके से संपत्ति बनाई है और जुटाई है। और जो संपत्ति की लिस्ट पुलिस के पास है, जिनकी कुर्की जब्ती होनी है, जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी है, उसमें जो है हरिद्वार के विशनपुर झरड़ा एहतमाल इलाके में 32 लाख रुपए की एक जमीन है, सजनपुर पीली में 47,95,000 की, और ज्ञानलोक कॉलोनी शेखपुरा कनखल में 61,98,000 की जमीन है जिस पर पुलकित आर्य का कब्जा है। और इसके अलावा 40 लाख रुपए की ऑडी कार और 14 लाख की टाटा सफारी और दूसरी गाड़ियां हैं। कुल मिलाकर तकरीबन 1,75,00,000 के आसपास से ज्यादा की संपत्ति जो है, 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जो है वो उसकी कुर्की जब्ती होने वाली है, और उत्तराखंड पुलिस ने इसकी कार्रवाई जो है उसको इनिशिएट कर दिया है, उसकी शुरुआत कर दी है। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस मामले में वो कौन से सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। देखिए, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, सारे सबूत जुटा लिए हैं, सबूतों में कत्ल की बात तकरीबन साफ हो गई है। अदालत को तय करना है कि ये सबूत कितने मान्य हैं, कितने मान्य नहीं हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा राज इस मामले में अब भी बरकरार है वो है कि आखिर वो वीआईपी कौन था जिस वीआईपी को सर्विस देने के लिए, स्पेशल सर्विस देने के लिए, या जिस वीआईपी के सामने कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अंकिता को मजबूर किया जा रहा था। ये राज जो है वो पुलिस जानना चाहती है, और इन तीनों आरोपियों से पूछताछ करने पर जो बात पता चली है उसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम तो सामने नहीं आया, लेकिन इन आरोपियों ने यह बताया है कि वनंतरा रिसोर्ट में कुछ वीआईपी स्वीट है, आमतौर पर सारे रिसोर्ट या होटल में होते हैं, जिसमें कुछ गेस्ट्स जो हैं वो आने वाले थे या आते रहते हैं। उन गेस्ट्स को सर्विस देने के लिए, यानी उन गेस्ट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अंकिता को प्रेशराइज किया जा रहा था। लेकिन ये बात बहुत कन्विंसिंग नहीं लगती है, क्योंकि किसी भी रैंडम गेस्ट को, या कोई भी गेस्ट जो मान लीजिए ज़्यादा पैसे देकर वीआईपी स्वीट में ठहर रहा है, उसके सामने वो किसी लड़की को परोस देना चाहते थे, ये बात बहुत समझ में नहीं आती है। तो सवाल क्या उठता है? सवाल ये उठता है कि आखिर वो वीआईपी शख्स कौन था जो कुछ दिन बाद वनंतरा रिसोर्ट के वीआईपी स्वीट में आकर रुकने वाला था। उसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है, और पुलिस ने जांच तकरीबन कंप्लीट कर ली है, चार्जशीट दाखिल कर ली है, लेकिन इसके बावजूद वो राज अब भी जस का तस है। और शायद इसी राज को जानने के लिए जो उत्तराखंड पुलिस की एसआईटी है जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, उस टीम ने इस मामले में जो आरोपी हैं उनका नार्को एनालिसिस और
लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने की मांग की थी। इसके लिए पुलिस ने लोअर कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की थी और जो लोअर कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, कोर्ट ने उस अर्जी को अप्रूव भी कर दिया था। और अगर पुलिस की और शासन प्रशासन की माने तो इसके लिए पहले पुलकित आर्य ने और जो बाकी 2 आरोपी हैं सौरभ और अंकित ने, इन्होंने हामी भी भर दी थी। तो नार्को एनालिसिस टेस्ट का रास्ता तकरीबन साफ था और ये टेस्ट होने वाला था दिल्ली के ही फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में, प्रोबेबली सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में, और ये 1 से 3 फरवरी के बीच ये टेस्ट होने थे। लेकिन 1 से 3 फरवरी से पहले ये जो मुलजिम हैं पुलकित और उसके सहयोगियों ने इस सिलसिले में हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की और हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर उन्होंने कहा कि वो अपने नार्को एनालिसिस टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये उनका मौलिक और संवैधानिक अधिकार है कि वो इसके लिए हाँ भी कर सकते हैं और तैयार नहीं भी हो सकते हैं। तो वो तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरह से वो अपने ही खिलाफ सबूत दें। ऐसा वो बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक नागरिक होने के तौर पर ये हक बनता है कि वो अपने खिलाफ कोई सबूत पुलिस को या एसआईटी को, जो भी इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसको न दें। इस फरियाद पर या इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल उनके नार्को एनालिसिस टेस्ट और पॉलीग्राफ पर रोक लगा दी है। लेकिन पुलिस का यह कहना है कि पहले इन्होंने हामी भरी थी और इनसे कुछ राज उगलवाने हैं, अब ये मना कर रहे हैं, पलट गए हैं। तो इस मामले में पुलिस जो है फिर से अपील करेगी और हाईकोर्ट से ही ये फरियाद करेगी कि वो इनके इस अपने अधिकारों की बात कहते हुए जो उन्होंने पॉलीग्राफ और नार्को से मना किया है, उसको किनारे करते हुए इस बात की इजाजत दे कि इनकी नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट करवाई जाए। तो कोर्ट इस पर आखिरी फैसला क्या करता है, पुलिस कब तक फिर से दोबारा अर्जी दाखिल करती है, ये एक देखने वाली बात होगी। अब सवाल है कि नार्को एनालिसिस से और पॉलीग्राफ टेस्ट से ऐसा क्या पता चलेगा? पता ये चलेगा कि ये पुलकित आर्य एंड कंपनी उस वनंतरा रिसोर्ट में इस तरह के हथकंडे और गलत धंधे कब से चला रहे थे। क्या उस रिसोर्ट में और भी लड़कियों को सेक्सुअली एक्सप्लॉयट किया जाता था या वहाँ क्या इसी तरह जिस्म फरोशी का धंधा चलता था? आपको याद होगा कि कुछ एक और लड़कियों ने सामने आकर वहाँ पुलकित आर्य और पुलकित आर्य एंड कंपनी के ज़रिए जो है उस पर दबाव बनाए जाने और इसी तरह गेस्ट हाउस में किसी वीआईपी के सामने पेश होने के लिए मजबूर किए जाने की बात कुछ और फॉर्मर एम्प्लॉयज़ ने कही थी। तो नार्को एनालिसिस टेस्ट होने से ये पता चल जाएगा कि क्या एक रूटीन फेनोमेना जिसे कहते हैं कि एक रूटीन की हरकत जो है उस वनंतरा रिसोर्ट में ये चल रहा था, क्या ये नार्को एनालिसिस टेस्ट से साफ हो जाएगा। साथ ही ये भी साफ होगा कि आखिर वो वीआईपी शख्स कौन था जिसको स्पेशल सर्विस देने के लिए अंकिता भंडारी पर पुलकित आर्य और उसके साथी दबाव बना रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसका खुलासा होना या जिसका सच सामने आना अभी बाकी है। बहरहाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मामले में एसआईटी ने चार्जशीट तो दाखिल कर दी है, तमाम सबूत एसआईटी ने जुटा लिए हैं। उन सबूतों का भी मैंने आपसे जिक्र किया कि कितने सबूत हैं, कितने गवाह हैं। अब ये मामला ट्रायल के स्टेज पर है, यानी अब इस मामले की लोअर कोर्ट में सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद अगर ये तीनों आरोपी दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सज़ा होगी। सज़ा मुझे लगता है कि आजीवन कारावास की होगी, क्योंकि ये मर्डर का मामला है और एक हाई प्रोफाइल मामला है। तो जाहिर सी बात है कोर्ट में सुनवाई भी होगी और फास्ट ट्रैक तरीके से शायद सुनवाई हो, तो बहुत जल्द इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा होगी, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। इस बीच तफ्तीश में अगर कोई और बात पता चलती है तो पुलिस जो है इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर सकती है। नार्को एनालिसिस टेस्ट पर क्या होता है क्या नहीं होता है ये आने वाले दिनों में हम नज़र रखेंगे और अगर ये मुमकिन हो पाया तो आप लोगों को भी अपडेट करेंगे। फिलहाल मैं इतना कहना चाहता हूँ कि केस ट्रायल के स्टेज में है, सारे आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। कुछ एक सवाल अभी तक जस के तस हैं, जैसे वो वीआईपी कौन था जिसके सामने अंकिता भंडारी को पेश करने या परोसने की कोशिश ये लोग कर रहे थे, और क्या वनंतरा रिसोर्ट का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा ही है क्या, ये सारी बातें अभी सामने आनी बाकी हैं। हालांकि इन लोगों ने सबूत मिटाने के लिए जो कुछ किया, कत्ल की साजिश जिस तरह से रची और उसके बाद जिस तरह से पुलिस को और बाकी लोगों को गुमराह किया, वो सारी बातें तफ्तीश में सामने आ चुकी है और उसका चार्जशीट में जिक्र भी किया जा चुका है। कुर्की जब्ती जब होगी तो ये भी एक बड़ा झटका इन आरोपियों के लिए होगा, इस बात की उम्मीद की जा सकती है। तो फिलहाल अंकिता भंडारी मर्डर केस का यही लेटेस्ट अपडेट या फॉलोअप है जो मैंने आप सबके सामने पेश किया, आप सबके सामने बताया। अब इस
केस को लेकर, इस फॉलोअप को लेकर आप लोग जो भी सोचते हैं, आपका जो भी नज़रिया है, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ उस पर अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। अब आइए जल्दी से बात करते हैं। जैसा कि हमारी परिपाटी है, हम अक्सर जब भी इस तरह के लाइव या प्रोग्राम में हाजिर होते हैं तो आप जो कमेंट हमारे इस प्रोग्राम के मद्देनज़र करते हैं, जो लिखते हैं, वो सारे कमेंट्स मैं आप लोगों से शेयर करता हूं, पढ़ता हूं और उस कमेंट पर मेरा क्या नज़रिया है वो बताने की कोशिश करता हूं। तो फॉलोअप का जो आखिरी एपिसोड यानी लास्ट एपिसोड हमने बनाया था, वो एपिसोड बहुचर्चित आरुषि हत्याकांड पर था, नोएडा के आरुषि मर्डर केस पर, जिसके बारे में आप सारे लोग जानते हैं। और उस केस में अभी क्या हो रहा है, सच पूछा जाए तो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और कोई उम्मीद फिलहाल उस मामले की तफ्तीश में या कहें कि उस मामले में गुनहगार को सज़ा दिलाने के मामले में फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। तो ये लेटेस्ट अपडेट था जो मैंने आप सबको बताया था। उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, तो कुछ कमेंट मैं पढ़ता हूँ। मंदाकिनी गामित जी का कमेंट है, इन्होंने थैंक यू कहा है और इमीडिएटली उन्होंने कहा है कि उनकी विश फुलफिल्ड हुई है। आरुषि मर्डर केस के बारे में वो जानना चाहती थी। उन्होंने और भी कई केसेस का जिक्र किया है। मधुमिता अमरमणि का जो केस है, अमरमणि त्रिपाठी का, जिसमें मधुमिता शुक्ला नाम की एक कवयित्री की हत्या कर दी गई थी, उसका क्या अपडेट है वो जानना चाहती हैं। इसी तरह से हरलीन रंधावा जी ने भी कमेंट किया है। आप हमेशा पॉजिटिव कमेंट करती हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही लिखा है। थैंक यू वेरी मच। उन्होंने लैंग्वेज पर और सब्जेक्ट पर कमांड की तारीफ की है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हरलीन आपका। ओवर द टॉप के नाम से एक आईडी है और उन्होंने कंक्लूजन आरुषि मर्डर केस के बारे में यही निकाला है कि आरुषि विल नॉट गेट जस्टिस। मुझे लगता है शायद यही बिटर ट्रुथ है, जो अब तक जो स्टेटस है उस केस का, उसे देखने समझने के बाद यही लगता है। दरबार सिंह राजपूत के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने लिखा है गुड एपिसोड। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। दरबार सिंह जी ने भी आवाज़ की तारीफ़ की है, मैं उसके लिए भी थैंकफुल हूँ। पायल एलजी के नाम से एक आईडी है, उन्होंने वेरी गुड इनिशिएटिव लिखा है, थैंक यू कहा है। और देव चक्कल के नाम से भाई अख अपनी घट फड़काओ ए माड़ा हुंदा। खैर, इनका यह कहना है कि मैं शायद अपनी आंखों की पलकें बहुत ज़्यादा तेज़ी से झपकाता हूं, तो ये ठीक नहीं होता है। जो मैं पढ़ पाया उसके मुताबिक तो मुझे यही बात समझ में आई। यस, इन्होंने यही बात लिखी है। बिक चुकी है पुलिस फ्रैक्चर बंदिया के हाथों। ये पता नहीं किस संदर्भ में कह रहे हैं, लेकिन आरुषि वाले मामले में अगर इनका कमेंट है तो इनकी निराशा जो है वो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि अगर किसी मामले में गुनहगार नहीं पकड़े जाते हैं, उन्हें सज़ा नहीं होती है, तो फिर जाहिर है लोगों का निराश होना बहुत लाजमी है। सूर्य मोहन राम जी का भी कमेंट है। इट सिम्स नोबडी पुलिस, सीबीआई एंड ऑल्सो द कोर्ट्स आर क्लूलेस। आरुषि मर्डर केस में फिलहाल शायद हालत ऐसी ही है। यात्रा वॉइस के नाम से एक आईडी है और उन्होंने ये लिखा है, माननीय शम्स जी को लाइए, उनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझा पाता, आपकी कोशिश भी अच्छी है। चलिए, इन्होंने मेरा दिल रखने के लिए कम से कम ये तो लिखा है कि आपकी कोशिश भी अच्छी है। बाकी मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि शम्स सर अपनी पेशकश, अपनी कहानियों के साथ आप सबके सामने हाजिर होते ही हैं। हम जैसे लोग भी काम करते हैं तो कभी कभी हमारे लिए भी वक्त निकाला कीजिए, हम शुक्रगुजार होंगे आपके। MD सेन के नाम से एक आईडी है और इन्होंने लिखा है कि हैरान हूँ कि पुलिस कितनी निकम्मी है, पुलिस ने मर्डर होने पर पूरे घर और खासकर छत का जाकर इंस्पेक्शन तक नहीं किया था। तो ये बहुत सारी बातें, बहुत सारे कमेंट्स लोगों ने किया है। जल्दी से अब कुछ और लोगों के नाम पढ़ता हूं। अहमद जी ने बहुत सारे इमोजीज भेजे हैं, गुड एपिसोड लिखा है, थैंक यू वेरी मच। आशीष कुमार जी का भी कमेंट है। प्रभाष पटेल हैं, कैमरामैन के नाम से एक आईडी है, उन्होंने नाइस कंटेंट लिखा है लेकिन कहा है कि बहुत रिपीटेटिव है, इससे मुझे बचना चाहिए, थैंक्स फॉर योर सजेशन। सोनिका अमित सिंह जी ने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। अबू जहीन के नाम से आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। किंधरकार। खैर, मैंने जैसा आपको बताया कि यूट्यूब में बहुत मौके पर ऐसा होता है कि वो अल्फ़ा न्यूमेरिक आईडी दिखाई देता है, प्रॉपर नाम जो है वो पढ़ नहीं पाता हूँ। तो खैर, पूजा पंत जी का नाम पढ़ पा रहा हूँ। राजेश यादव जी ने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। गगन बोरा जी ने अपनी बात रखी है। रणवीर कुमार शर्मा, ओके, इन्होंने भी अपनी बात रखी है। अनीता प्रधान जी है, आसिफ खान है। मैं एक बात आप लोगों को, खैर अब मैं समअप करने जा रहा हूं, लेकिन एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, वो ये कि आप ये जो कमेंट करते हैं, ये कमेंट मैं ऑन कैमरा बेशक सारे कमेंट ना पढ़ पाऊं, सारे लोगों के नाम ना पढ़ पाऊं, लेकिन मैं सारे कमेंट पर्सनली ज़रूर पढ़ता हूं, ये मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं। और उन कमेंट्स में जो मैसेज मेरे लिए होता है, उन मैसेज को मैं अमल में लाने और उसको रिसीव करने की कोशिश भी करता हूं। तो प्लीज़ इसी तरह से कमेंट करते रहिए। अंकिता भंडारी मर्डर केस पर जो फॉलोअप के एपिसोड
में हमने आपको बातें बताई, उस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? तफ्तीश को लेकर आप कितने सेटिस्फाइड हैं? गुनहगारों को सज़ा होगी या नहीं होगी, इस पर आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मुझे आपकी बातों, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं अगले हफ्ते फॉलोअप में एक और एपिसोड के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।